नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि मौर्य काल के पतन के बाद किस प्रकार भारत में विदेशी आक्रमण हुए, अर्थात किस प्रकार विदेशी वंशों का उदय हुआ भारत में। शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा कहानी को समझ लीजिए। मौर्य काल के पतन के बाद भारत में दो प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। पहली देशी उत्तराधिकार और दूसरी विदेशी उत्तराधिकार। देशी उत्तराधिकार के अंतर्गत भारत में कई छोटे छोटे राज्यों, कई छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, जिनके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और इसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों या विदेशी उत्तराधिकार के अंतर्गत जो आक्रमण हुए या जो वंशों का निर्माण हुआ भारत में, उनमें हिंद यूनानी, शक और पल्लव और कुषाण, ये प्रमुख वंश थे, विदेशी वंश थे, जिनका निर्माण या जिनका उदय भारत में हुआ। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के बारे में एक क्रम से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंद यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में। इसके क्रम से भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों या विदेशी जो वंश स्थापित हुए, उनका क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, इसके बाद पल्लव और कुषाण। तो इसके क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंद यूनानी आक्रमणकारियों के बारे में या हिंद यूनानी वंश के बारे में। हिंद यूनानी, ग्रीक, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई। ये सभी एक ही नाम है या इन सभी नामों का मतलब एक ही है। इनके अलग अलग नामों से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी की। जो प्रथम भारत में ग्रीक आक्रमणकारी था वो डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था या प्रथम ग्रीक आक्रमणकारी। इसने सर्वप्रथम अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर विजय प्राप्त की। अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर विजय प्राप्त की और इसने राजधानी जो है वो शाकल को बनाया। राजधानी शाकल जो वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जिसे सियालकोट। तो डेमेट्रियस से यही एक दो पॉइंट हैं कि वो प्रथम ग्रीक आक्रमणकारी था और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पे विजय प्राप्त की थी और इसके बाद राजधानी इसकी जो थी वो शाकल थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो मिनांडर हुआ। मिनांडर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने शुंग वंश के दौरान भी की थी। मिनांडर या मिलिंद। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो वाद विवाद है वो मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक में उल्लिखित है। मिलिंद पन्हो। मिनांडर द्वारा किए गए प्रश्न और नागसेन द्वारा उनके दिए गए उत्तरों का विवरण जो है वो मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक में उल्लिखित है। इस प्रकार कहा जाता है कि नागसेन के उत्तरों से संतुष्ट होकर मिनांडर ने उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। किससे? नागसेन से। बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। मिनांडर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को युद्ध में हराया और मिनांडर वहीं से वापस हो गया। शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने
इसे पराजित किया, पराजित किया। अब हिंद यूनानी शासकों से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी कला से संबंधित, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन, सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन इन्हीं के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा सोने के सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन यूनानियों द्वारा किया गया था। और इनके सिक्कों में एक तरफ राजा की तस्वीर छापी जाती थी, जिससे ये कहा जा सकता है कि कौन सा सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया है। और इसके बाद कला के क्षेत्र में इन्होंने गांधार कला के विकास में योगदान दिया। गांधार कला, गांधार कला जो है वो यूनान की हेलेनिस्टिक आर्ट, यूनान की हेलेनिस्टिक, यूनान की हेलेनिस्टिक आर्ट और तत्कालिक भारतीय कला के सम्मिलित रूप से गांधार कला का विकास हुआ। नाट्य कला के भी क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया। नाट्य कला के विकास में, नाट्य कला के विकास में योगदान। नाटक के दौरान जो पर्दा गिरने की प्रथा है, जो नाटक के दौरान पर्दा गिरता है, उसकी प्रथा की शुरुआत यूनानियों ने ही भारत में की, अर्थात पर्दा गिरने की या गिराने की प्रथा। तो हिंद यूनानी आक्रमणकारियों से बनने वाले कुछ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसे पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था, तो डेमेट्रियस था। उसकी राजधानी जो थी वो शाकल या सियालकोट थी। उसका उत्तराधिकारी जो था मिनांडर था, और मिनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध साहित्यों में मिलिंद नाम से जाना गया है। और मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी, और ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा पराजित हुआ था। और नागसेन और मिनांडर की वार्ता या वाद विवाद का जो विवरण है वो मिलिंद पन्हों में उल्लिखित है। इसके बाद सोने के सिक्के के बारे में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो यूनानी शासकों द्वारा किया गया। और गांधार कला का जो विकास हुआ सर्वप्रथम वो इन्हीं के शासन काल के दौरान हुआ। और नाट्य कला में पर्दा गिरने की जो प्रथा है, पर्दा गिराने की जो प्रथा है, वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान शुरू हुई। इसके बाद हम बात करेंगे शक शासकों के बारे में कि हिंद यूनानी आक्रमणकारियों के बाद किस प्रकार शकों ने भारत पे आक्रमण किया। यूनानियों के बाद शकों का भारत में आगमन हुआ। तो शक कहा जाता है कि शक मध्य एशिया से आए और भारत में चारागाह की तलाश में आए और भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। इनकी कुल 5 शाखाएं थी, जिनमें अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक। 5 शाखाओं के जो शासक थे वो इस तरह से विस्तृत थे। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी इसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी था। इसके द्वारा निर्मित अभिलेख
संस्कृत भाषा में रचित थे। संस्कृत भाषा का प्रेमी होने के कारण इसके द्वारा जो अभिलेख निर्मित किए गए थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसके पहले जो मौर्य काल में अशोक द्वारा अभिलेख लिखे गए थे या अभिलेखों का निर्माण हुआ था वो ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, किंतु रुद्रदामन के शासनकाल में जो भी अभिलेख तैयार किए गए वो संस्कृत भाषा में। अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी। 58 बीसी में, लगभग 58 बीसी में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों पे आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, यहीं से विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ और लगभग 14 विक्रमादित्यों का उदय हुआ भारतीय इतिहास में। तो लगभग 58 बीसी में एक स्थानीय शासक, उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों पे आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी जीत की खुशी में 58 बीसी में इसने एक संवत का प्रचलन किया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत। ये क्वेश्चन बनता है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई और इसके अंतिम शासक जो थे, शक वंश के अंतिम शासक वो रुद्र सिंह तृतीय थे। ये शक वंश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे इनकी 5 शाखाएं थी जो अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक में थी। और ये आए कहाँ से, तो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से भारत आए चारागाह की तलाश में। और इनका जो प्रतापी राजा था, शकवंश का प्रतापी राजा, वो रुद्रदामन था, जिसके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी था क्योंकि इसके द्वारा निर्मित अभिलेखों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और 58 बीसी में उज्जैन के स्थानीय शासक ने शकों पे आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी जीत की खुशी में 58 बीसी में विक्रम संवत की स्थापना हुई और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई। इसी में हम देख लेते हैं शक के बाद पल्लव को। पल्लव आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं। तो इसका जो मुख्य शासक था पल्लव वंश, इसका जो मुख्य शासक था वो गोंडो फर्नीज था। और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, इसलिए इसके मुख्य शासक तो गोंडो फर्नीज और राजधानी क्या थी, तक्षशिला। इस क्रम में शक, पल्लव और इसके बाद हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। पल्लवों के बाद भारत में कुषाणों का आक्रमण हुआ। कुषाण जो थे ये चीन के यूची जात से संबंधित थे और यूची कबीला 5 कुलों में विभक्त था, जिनमें से एक प्रमुख थे कुषाण। कुषाण से संबंधित मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कुजुल कडफिसेस।
कुजुल कडफिसेस, इसके बाद विम कडफिसेस, विम कडफिसेस और कनिष्क। तो कुजुल कडफिसेस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इनसे 2 पॉइंट हैं। पहला, संस्थापक। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। अगला पॉइंट जो है कि इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के जारी किए। इनसे यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके बाद बात करते हैं विम कडफिसेस की। तो विम कडफिसेस का शासन जो था वो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक, छोटा शासनकाल। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का वास्तविक या कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक। इसने तक्षशिला और पंजाब पर विजय प्राप्त की। तक्षशिला प्लस पंजाब पर विजय प्राप्त की। और इसके द्वारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो इससे बनेगा कि इसके द्वारा प्रचलित या इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में एक तरफ यूनानी लिपि, एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि मिलती है। खरोष्टी लिपि। विम कडफिसेस द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उनकी एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि पाई गई है। इसके बाद बात करते हैं कनिष्क की। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी शासक के रूप में कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसी अवसर पे इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत। तो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि 58 BC अर्थात 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। तो हिस्ट्री को आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व या 58 BC में शुरू हुआ, जबकि शक संवत 78 BC या BC नहीं ईस्वी 78 ईस्वी में शुरू हुआ। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति से 2 क्वेश्चन है आपसे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इसको मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ इसके स्थल के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थल पे हुई थी और किस पुरोहित द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये 2 क्वेश्चन है आपसे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थल किस स्थल पे हुई थी, और दूसरा ध्यान से सुन लीजिए, दूसरा क्या है किसकी अध्यक्षता किसने की थी। अब बात कर लेते हैं कनिष्क के कुछ प्रमुख दरबारियों के बारे में। तिनके प्रमुख दरबारियों में, प्रमुख
दरबारी। प्रमुख दरबारियों में थे चरक, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। अब इनकी एक दो रचनाएं हैं, जैसे चरक की जो रचना है चरक संहिता, इसको थोड़ा नीचे मिटा के ऊपर देख लेते हैं, ऊपर से इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चरक संहिता ये चरक द्वारा लिखी गई। इसके बाद अश्वघोष है, अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई, बुद्ध चरित नामक पुस्तक की। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, या बौद्ध धर्म का रामायण नाम से भी जाना जाता है। किसे? बुद्ध चरित्र को। अश्वघोष। और माध्यमिक सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने, माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने। ये पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी। तो नागार्जुन से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये चरक कौन थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के राजवैद्य। ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि चरक किसके दरबार में रहते थे या किसके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य का नाम चरक था। पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा था एक और राजवैद्य के नाम के बारे में, जिनका नाम था जीवक। जीवक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी है कि जीवक किसके दरबार में रहता था या किसका राजवैद्य था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके आंसर की उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं, क्योंकि पहले मैं इसको बता चुका हूं। तो आपका क्वेश्चन है कि जीवक किसके दरबार में रहता था। और इसके बाद एक कला से संबंधित है, कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला, मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ। मथुरा कला, जिस प्रकार यूनानियों के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ, उसी प्रकार कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला का सर्वाधिक विकास हुआ। और इसके अंतिम शासक जो थे, अंतिम शासक वो वासुदेव थे, अंतिम शासक वासुदेव। तो कनिष्क से संबंधित ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, या कह लीजिए कुषाण वंश से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजल कडफिसेस। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो विम कडफिसेस। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क। और 78 ईस्वी में इसने शक संवत की शुरुआत की। किसने? कनिष्क ने। और इसके प्रमुख दरबारियों में चरक, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन थे। ये तीन प्रमुख पुस्तकें हैं। जैसे चरक संहिता, इसकी रचना की थी चरक ने। बुद्ध चरित अश्वघोष और माध्यमिक सूत्र नागार्जुन द्वारा रचित थे। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चरक कौन थे? तो चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। और मथुरा कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और इसके अंतिम शासक, कुषाण वंश के अंतिम शासक जो थे वो वासुदेव थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।